हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे इंडिया की फेडरल स्ट्रक्चर का। फेडरल स्ट्रक्चर यानी हमारे देश का संघीय ढांचा, जिसमें सेंटर और स्टेट्स के रिलेशन किस प्रकार से डिफाइंड हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो फेडरलिज्म है, इसको बेसिक स्ट्रक्चर की दर्जा दिया गया है। बेसिक स्ट्रक्चर मींस ये कभी भी ऑल्टर नहीं किया जा सकता, यानी पार्लियामेंट इसके अंदर किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं कर सकती। किसी कारणवश यदि पार्लियामेंट को इसका कुछ अमेंडमेंट करना भी पड़ता है और दोनों सदन मिलकर के इसके लिए तैयार भी हो जाते हैं और कर भी देते हैं, तब भी ये जुडिशियल रिव्यू में जाएगा। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये संसद से पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। उसको सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बैठेगी जो इसको देखेगी, और यदि सुप्रीम कोर्ट भी एग्री करती है तब इसमें कहीं कोई अमेंडमेंट अलाउ होगी। तो ये क्या है, ये फेडरल स्ट्रक्चर, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आज थोड़ा सा ब्रीफली इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए, फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे देश में या किसी भी देश में फेडरलिज्म तब कहलाता है जब वो दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स वहां पे एग्जिस्ट करती हूं। 1947 में जब हम आजाद हुए थे तो हमारे यहां दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स थी। दो थी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी, यूनियन गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट थी। 1992 में इसमें हमने एक थर्ड लेयर ऑफ गवर्नमेंट भी लगाई, जिसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायती राज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की उसमें कहते हैं कैटेगरी में। तो अब हमारे यहां पर 3 लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट है। 3 सरकारें एक एनी गिवन पॉइंट इन टाइम पर चल रही होती हैं। अब इनकी पावर्स कैसे डिफाइन होंगी, ये फेडरलिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर यहां पर ये भी है। पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि कौन सा सब्जेक्ट किसके पास जाता है। सब्जेक्ट मींस कि कौन से अधिकार किस सरकार के पास रहेंगे। एक दूसरे के अधिकार में दखलंदाजी ना करना, बहुत क्लियरली ये सब चीजें मेंशन्ड है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो यूनियन लिस्ट जो है, इसमें 100 आर्टिकल्स हैं, 100 आर्टिकल्स इसके अंदर हैं, 100 उनके पास आइटम्स हैं, जिसमें कि सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये पावर्स होती हैं कि वो इसके ऊपर लॉज बना सकें और एग्जीक्यूट कर सकें। 100 आइटम्स पार्लियामेंट के खुद के पास रहती हैं, जिसमें कि अगर बात करें तो स्टार्टिंग से अगर बात करिए तो डिफेंस, कंट्री के डिफेंस को देखना, हमारी आर्म्ड फोर्सेस को देखना, करेंसी, कॉइनेज, रेलवेज, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम्स, सिटीजनशिप, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मैटर्स, इस तरीके से 100 आइटम्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। ये यूनियन लिस्ट में आते हैं और इसमें एग्जीक्यूशन और जो पावर्स टू लेजिस्लेट है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसके बाद एक सेकंड लिस्ट आती है जिसको कि हम स्टेट लिस्ट कहते हैं। स्टेट लिस्ट में 61 आइटम्स हैं, 61 आइटम्स हैं जो कि स्टेट्स के पास ये पावर्स होती हैं उसके ऊपर लेजिस्लेट करने के लिए। जैसे लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट होता है। पुलिस, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ये सारे के सारे इस तरह के कानून जो हैं वो जो कि एक स्टेट के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कानून इसी विषय पर हो सकते हैं। नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज सारे के सारे सेंट्रल लिस्ट में थे। स्टेट के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो स्टेट लिस्ट में है, जिसमें कि केवल स्टेट गवर्नमेंट के पास उसके राइट्स होते हैं। एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में पार्लियामेंट भी ले सकती है, जैसे आर्टिकल 356 अगर लगा हुआ है, सेंटर का डायरेक्ट रूल चल रहा है, वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल है, तो स्टेट गवर्नमेंट की जगह अब सेंटर उसमें पावर करती है, बट दैट इज एन एक्सेप्शनल केस। इसके बाद आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में वो आर्टिकल आते हैं, वो आइटम्स आते हैं जो कि स्टेट और सेंटर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें दोनों ही गवर्नमेंट्स अपने अपने रूल्स बना सकती हैं। बट अगर कोई क्लैश होता है जहां पे सेंटर का रूल कुछ और कह रहा है और स्टेट गवर्नमेंट का रूल कुछ और कह रहा है, तो क्लैश की कंडीशन में सेंटर का जो रूल होगा वो प्रिवेल करता है। अब इसमें 47 आइटम्स आते हैं, 47 आइटम्स जो कि इस
कॉन्करेंट लिस्ट में है। दोनों के दोनों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास ये पावर्स होती हैं कि इसके ऊपर लेजिस्लेट कर सकें, जिसमें एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ट्रेड यूनियंस का मामला है, मैरिजेस का मामला है, डाइवोर्स का मामला है, बैंकरप्सी का मामला है, इंसॉल्वेंसी के हैं केसेस, ये सारे के सारे कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। तो इसमें दोनों के दोनों अपने अपने कानून बनाते हैं, और अगर कहीं डिस्प्यूट होता है, क्लैश हो जाता है एक सिंगल कानून में, तो सेंटर का रूल प्रिवेल करता है। इसके बाद एक होते हैं जिनको हम, एक और लिस्ट होती है जिसको हम कहते हैं रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स क्या होंगे? जो कि इन तीनों में कहीं पर भी नहीं है, वो रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स ने पहले से ही ये बता रखा था कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्ट में ना हो, छूट गया हो वो, या फिर आने वाले भविष्य में कोई ऐसी चीज़ निकल के सामने आ जाए जो कि उस वक्त होगी नहीं, तो उस केस में लेजिस्लेट करने का अधिकार जो है वो सेंटर के पास रहेगा, यूनियन गवर्नमेंट के पास रहेगा। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आजकल बहुत साइबर क्राइम्स इन सब चीज़ों की वो है, आईटी से रिलेटेड सारे एक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनैक्ट करती है अंडर द रेजिडुअरी पावर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कुछ फेडरलिज्म के बारे में एक छोटी सी ब्रीफ इंसाइट, जिसमें कि आप हमारे देश का जो बेसिक संघीय ढांचा है उसको समझ पाए कि पावर्स किस तरह से किस किस के पास लेजिस्लेट होती है। तो मैं फिर आपके पास समक्ष हाजिर होऊंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन